हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है पतंग, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूं और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ये न्यू वीडियो है 2024-25 स्टूडेंट्स जो हैं 2024-25 बैच के स्टूडेंट्स उनके लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। टेलीग्राम पे आप ये यूज़र नेम सर्च मारेंगे तो आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो हम टाइम टू टाइम वहाँ पे नोट्स अपलोड करते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी कविता का टाइटल है पतंग। पतंग आप सभी ने कभी ना कभी उड़ाई होगी, 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हैं, या पतंग जो है बच्चे बचपन में बहुत उड़ाते हैं, बड़े भी उड़ाते हैं। तो पतंग से रिलेटेड ही हमारी कविता है आज की। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पतंग कविता में शरद ऋतु यानी कि जो सर्दियों का टाइम होता है उसकी चमक और बाल मन, जो बच्चों का मन होता है, जो उसमें एक उमंग भरी होती है ना, वो बताई गई है कि भादों की धारासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आती है। भादो यानी कि जो आपका सितंबर अक्टूबर के टाइम का जो महीना खत्म हो जाता है, उसके बाद जब नवंबर दिसंबर आता है आपका, और उस टाइम पे होता क्या है कि जो शरद ऋतु आती है तो प्रकृति में चमकीली धूप, जो सर्दियों की धूप होती है, एक अलग ही फील देती है, एक अलग उमंग भरती है आपके अंदर। ठीक है, तो आज की जो हमारी कविता है उसको लिखा है आलोक धनवा जी ने। ठीक है, इन सभी मतलब जो है जो भी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है। ठीक है, आलोक धनवा जी ने लिखा है। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि बच्चे पतंग उड़ाने चले। ठीक है, मौसम साफ हो गया, आकाश मुलायम हो गया, पतंगे उड़ने लगी। अब हुआ क्या, बरसात का मौसम है वो चला गया, भादों का महीना क्रॉस हो चुका है, जा चुका है। अब शरद ऋतु आई है, मौसम साफ है, चमकती धूप है, बच्चों के मन में उमंग है और पतंगे उड़ने लगी हैं। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। तो देखते हैं। देखो, ये पूरी कविता इतनी बड़ी है जो आपको नजर आ रही है, इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे काव्यांशों में बांटकर। ठीक है, ये सबसे तेज बौछार से लेकर लास्ट लाइन है, इतनी नाजुक दुनिया। अब ये पूरी की पूरी जो आपकी कविता है इसको मैं तोड़ दूंगा टुकड़ों में और उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है। तो इस काव्यांश में सबसे पहला जो काव्यांश है उसमें कवि वर्षा के बाद की शरदकालीन प्रकृति, बारिश का मौसम जब खत्म होता है उसके बाद जो सर्दियों का टाइम आता है, जो नेचर में चेंजेस होते हैं, पतंग उड़ाने वाले छोटे बच्चों में जो उमंग होती है, जो आशा होती है, जो एक साहस होता है, जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो बताया गया है। तो सबसे पहला काव्यांश है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब इसमें देखो क्या बताया है कवि आलोक धनवा ने कि देखो भादों का महीना बीता और इस महीने में बहुत तेज बारिश हुई थी। देखो भादों में बारिश होती है, सावन और भादों में बारिश होती है। तो उसके बाद शरद ऋतु आती है। तो यह ऋतु इतनी उजली हुई होती है मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो, है ना। जब बारिश होती है काले बादल आते हैं, अंधेरा काइंड ऑफ थोड़ा ऐसा ही लगता है। और जब उसके बाद शरद ऋतु आती है, चमकती धूप आती है, तो मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। तो शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल और भूरा होता है, यानी कि जो शरद ऋतु होती है सर्दियों के टाइम जब सुबह होती है वो बहुत सुंदर होती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब यहाँ पे शरद ऋतु के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो यहाँ पर शरद ऋतु की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है, यानी कि जैसे बालक साइकिल चलाते हुए आता है वैसे ही मानो जो है शरद की मतलब जो शरद की ऋतु है वो आई है। तो कवि यहाँ पे शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए बताता है कि जैसे कि मानवीकरण का मतलब क्या है। अब जैसे जो शरद है वो एक नेचर की चीज़ है। अब नेचर की चीज़ साइकिल कैसे चला सकती है भाई, शरद सर्दियों का मौसम साइकिल, टेक्निकली तो ये कोई मीनिंग नहीं बनता। पर जब आप इसका मानवीकरण करते हो तो आप कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जोड़ देते हो नेचुरल चीज़ के साथ, यानी कि शरद ऋतु साइकिल चलाते हुए आई बच्चे की तरह। तो ऐसे में बताते हैं कि ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो, जैसे एक बच्चा साइकिल चलाते हुए आता है। फिर है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब इस लाइन का मतलब क्या है समझते हैं। देखो, चमकीली साइकिल चलाते हुए एवं उसकी घंटियां बजाते हुए। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, साइकिल है चमकीली
और उसकी घंटियां बजाते हुए शरद की ऋतु आती है, सुबह सुबह का टाइम होता है, और अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही हो। मानो जब सर्दी की सुबह होती है तो बच्चे सुबह सुबह खेलने निकल जाते हैं। तो इसने आकाश को मुलायम बना दिया है। आकाश, आसमान बहुत मुलायम, प्यारे प्यारे सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो रहा है और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग उड़ सके। तो पतंग भी उड़ने लगती हैं, हवाएं मधुर चलती हैं, एक बहुत सुंदर वातावरण होता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब ये जो लाइनें हैं इसकी व्याख्या समझते हैं, इसके पीछे क्या बताया है कवि ने। तो पतंग दुनिया की सबसे पतली और हल्की और रंगीन चीज होती है, उसमें बांस लगा होता है। देखो पतंग देखी होगी ना आपने, कुछ इस तरीके से होती है और उसके बीचों बीच में एक बांस लगा होता है। तो बताया गया है कि जो बांस की कमानी है वो भी बहुत पतली होती है, जो बच्चे सर पे रख के ऐसे ऐसे करते हैं फिर उसको उड़ाते हैं। तो जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हुए बच्चे जाते हैं, पतंग के पीछे भागते हैं। तो जो पतंगों से भरा हुआ आसमान, मानो ऐसा लगता है ये रंग बिरंगी तितलियां हों, ठीक है, ऐसा लगता है पतंगों को देखकर कि यो मतलब जो तितलियां होती है ना रंग बिरंगी, कुछ उस तरीके से आसमान में उड़ रहा हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब यहाँ पे इन लाइनों का मतलब क्या है आपको बताता हूँ। देखिए, इस काव्यांश में कवि बच्चों के कोमल, एक उल्लासित मन, जो बच्चों का मन है वो कोमल होता है, एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, तो वो जो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो ऊर्जा, वो इसमें कवि ने बताना चाहा है। ठीक है, तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। ये लाइन मैंने आपको बताई। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं, क्या बताया जा रहा है इसके अंदर। तो देखो, कवि कहता है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं, देखो कपास, कॉटन बहुत कोमल होता है, तो बच्चों की भावनाएं भी कपास की तरह कोमल होती हैं। और लचीला शरीर होता है बच्चों का, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी बच्चा गिरता है फिर उठता है, कूदता है, नाचता है। ना केवल उनकी भावनाएं स्वच्छ, पवित्र और कोमल होती हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। बच्चों की भावनाएं जो होती हैं वो बिल्कुल साफ होती हैं, बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है। और उनके अंदर बॉडी में भी जो एनर्जी होती है, जो एक्टिविटी वो करते हैं, वो भी बहुत देखते ही बनता है। तो उनके बेचैन चंचल पैरों को हमने रोकने की सुध नहीं रहती। जब पतंगे उड़ती है ना तो उनके पैर भी चलते रहते हैं, बच्चे भागते रहते हैं इधर से उधर। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब ये लाइन मैंने आपको पीछे बताई थी, अब इस पर्टिकुलर लाइन की एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए। वे कठोर छतों पर, छत कठोर होती है, पक्की होती है, दौड़ते हैं, मानो वो मतलब एक छत को भी नरम सी बना देते हैं दौड़ दौड़ कर, क्योंकि उनके पैर नरम होते हैं। बच्चों के नरम पैरों से छत भी नरम हो जाती है। बच्चे इतने एक्साइटेड, उत्साहित होते हैं कि वो दिशाओं को भी अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं, चारों दिशाओं को कपा देता है। जब बच्चा इधर उधर भागता है ना, जब वो पतंग के पीछे छत पे, तो एक वाइब्रेशन सी हो जाती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब इन दो लाइनों का क्या मतलब है आइए देखते हैं। तो इसमें खेलते हुए बच्चे, पतंग उड़ाते हुए बच्चे इधर उधर दौड़ते भी हैं, बच्चे भागते भी हैं, उनके शरीर में इतना लचीलापन होता है, बच्चे इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो पेड़ की डाली की तरह लगते हैं। जैसे पेड़ की डाली एकदम फ्लेक्सिबल होती है, मोड़ दो फिर वहीं आ जाएगी, मोड़ दो फिर वहीं आ जाएगी, बच्चा भी कुछ वैसा ही होता है। तो जिस प्रकार पेड़ों की डालियां अपने लचीलेपन के कारण ही हवा से इधर उधर लहराती हैं, देखा है कभी हवा तेज चलती है, डालियां इधर इधर ऐसे ऐसे होने लगती हैं। तो बच्चे भी उसी तरीके से खेल के दौरान अपने शरीर की लचक को इतना एक्टिव रखते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब इसकी व्याख्या समझते हैं, इस लाइन के मतलब में क्या छुपा हुआ है। तो देखो, वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हैं। आपने देखा है बच्चा जब पतंग उड़ाता है ना, छत के किनारे पे पहुंच जाता है और वो जो भी गतिविधि करता है मानो पेड़ की लचीली डाली की तरह हो।
ठीक है, इधर उधर झूलता रहता है बच्चा डाली की तरह। तो इतना खतरा उठाते हुए भी वो बचते हैं, तो अपने रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण बच्चा गिरता नहीं है इतनी जल्दी, उसको पता है कि मैं किनारे पे हूँ, बट फिर भी वो एक्साइटमेंट में सब भूल जाता है, ठीक है। और इस कारण पतंग की ऊपर ऊपर जाते हुए धड़कने उन्हें गिरने से रोके रखती हैं। पतंग तो ऊपर ऊपर जाती है, लेकिन एक ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस लय के कारण, जब बच्चा अपनी लय में होता है ना, तो उस कारण पतंग की ऊपर ऊपर जाते हुए धड़कने उन्हें गिरने से रोके रखते हैं। वो बच्चा पतंग को देखता रहता है, जैसे जैसे पतंग ऊपर जाती है उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं बच्चों की, ठीक है। अब इसके बाद है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती रहती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब इसमें देखो, मान लो सपोज पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ खुद भी उड़ रहे हो ऐसा लगता है। यूं तो वो कभी नहीं गिरते, परंतु मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी कभार अगर वो गिर गए, कभी कभार छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और अगर बच जाते हैं ना, तो पहले से और ज़्यादा उनका डर निकल जाता है अंदर से। बच्चा कहता है गिरा था बच गया, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा दोबारा। अब बच्चा और एक्टिव हो जाता है और शरारत करता है और एक्साइटेड हो जाता है और पतंग के पीछे भागता है, पतंगों को उड़ाता है। तब वो अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेता है, इधर उधर इधर 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 उधर भाग के बच्चा जो है पूरे घर को सर पे उठा लेता है और वो सब और घूमना फिरना चाहता है, और उसकी जो एक्साइटमेंट है, जो उसका उत्साह है, वो कई गुना और बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा इसके अंदर बताया गया है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और आप अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।